कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारा आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं है ना क्या है। और ये 4 नंबर का प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो 4 नंबर का प्रश्न है आपका, है ना। 11 से 15 तक 4 अंक का है और 120 शब्दों में लिखना है। इसके बाद 16 से 20 तक 5 अंक है ना। तो अभी हमें 4 नंबर वाला है और इसमें पूछा है कि भाई आंतरिक जल परिवहन की बाधाएं कौन सी है, तो हम उनमें समझ लें थोड़ा सा। मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला है कि नदियों में बाढ़ आना, यानी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है ना, या कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी, नर्मदा, इन सभी में सभी प्रमुख बड़ी नदियों में वर्षा काल में बाढ़ आ जाती है, जिससे आंतरिक जल परिवहन में बाधा आती है ना। बाढ़ आने के कारण वो परिवहन रुक जाता है, बाधित हो जाता है। ठीक, अगला है दूसरा, नदियों का सूखना। हम सभी जानते हैं कुछ एक नदियों को छोड़कर बाकी नदियां जो है वो सूख जाती है ना उसमें ग्रीष्म ऋतु गर्मी में। तो ऐसे में भी जब पानी नहीं होगा तो नौकाएं कहाँ चलेंगी, नौकायन कहाँ होगा, है ना, आंतरिक परिवहन कहाँ होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में ये नदियां सूख जाती हैं, जिससे परिवहन में बाधा आती है या आंतरिक परिवहन में बाधा आती है। ठीक है, तीसरा जो है वो नदियों और नहरों में अपर्याप्त नौकायन, यानी जो हमारी प्रमुख नदियां हैं बड़ी, उनकी दूरी लगभग 3700 किलोमीटर तक है जहां यांत्रिक नौकाएं चल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2000 किलोमीटर तक जगह का ही उपयोग किया जाता है ना। तो तीसरा है कि नदियों और नहरों में अपर्याप्त नौकाएं। इसमें आप लिखेंगे कि प्रमुख नदियों की दूरी लगभग 3700 किलोमीटर तक है, परंतु 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है, पूरा उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, चौथा है नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण होने से क्या होता है, जल स्तर कम हो जाता है ना। सिंचाई में लोग पानी का यूज कर लेते हैं, बीच बीच में रोक लेते हैं, तो जल स्तर कम हो जाता है। अब जब जल स्तर कम होगा तो फिर कैसे जो है उसमें नौकाएं चलेंगी, कैसे नौकायन होगा। ठीक, तो ये हमारी प्रमुख बाधाएं हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि वनों से होने वाले 5 लाभ लिखिए। हम सब जानते हैं कि वन हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वनों से वन ही वर्षा को आमंत्रित करते हैं और हमारी मृदा संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, कितना सारा हमें वनोपज देते हैं, जिसमें औषधियाँ भी हैं, फल भी हैं, है ना, सभी कुछ। यानी वन के ऊपर मानव की निर्भरता बहुत अधिक है और जितने अधिक सघन वन होगा उतना ही हमारी प्रकृति के लिए लाभदायक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर हम लिखेंगे। वनों से होने वाले 5 लाभ निम्न हैं। इसको ऐसे लिखेंगे हम 16 का उत्तर वनों से प्राप्त होने वाले 5 लाभ निम्न प्रकार हैं। 5 लाभ निम्न प्रकार हैं, है ना, निम्न प्रकार हैं। तो नंबर 1 है वनों से लकड़ी प्राप्त होना, लकड़ी की प्राप्ति। अब इसको मैं वैसे नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको समझा दूंगी, है ना। वनों से लकड़ी की प्राप्ति, लकड़ी की प्राप्ति। और दूसरा है जानवरों के लिए चारागाह, जानवरों के लिए चारागाह, है ना, चारागाह मिलता है। और तीसरा जो है हमारा वो है प्रदूषण रोकने में सहायक, है ना। और एक और है लघु उद्योगों में सहायक, लघु उद्योगों में सहायक, लघु उद्योगों में सहायक। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे। चौथा है प्रदूषण रोकने में सहायक, बिल्कुल सही, मैं अभी बताया था आपको, ऑक्सीजन देते हैं ये हमें, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं।
प्रदूषण रोकने में सहायक, रोकने में सहायक, है ना। अब इसके भीतर क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। पहले हेडिंग हम लिख लें और उसके बाद पांचवा जो है वो है, पांचवा हम इसको वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं, है ना। वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ठीक है। अब इनको हम ऐसे लिखेंगे, देखो पहला जो है वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, तो यहाँ आप लिखिए वनों से लकड़ी प्राप्त होती है जो हमें घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होती है, और इसके अलावा जो फर्नीचर बनता है लकड़ी से, है ना, इमारतों में लगती है, गेट बनते हैं, ये सब उपयोग के लिए, दैनिक उपयोग की जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए काम आती है, ठीक है। ये सारा आप लिख देंगे कि सागौन की लकड़ी से ये बनता है, जिससे ये बनता है ना। और नीम की लकड़ियाँ जो औषधि के रूप में भी काम आती हैं, ठीक। इसी प्रकार से जानवरों के लिए चारागाह, चूंकि वनों का जो कुछ भाग होता है जो अनुपयोगी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते वो वृक्ष, वो वनों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग हो जाते हैं, है ना। उनसे उनका पेट भरता है पशुओं का और वो हमें दूध देते हैं, है ना कहीं मानव के जीव को उपार्जन में वो सहायक होते हैं। तीसरा जो है लघु उद्योगों में सहायक, तो हम जानते हैं कि जो लघु उद्योग हैं बहुत सारे कुटीर उद्योग वो वनों पर आधारित होती हैं, यानी वहाँ से जो चीज़ें मिलती है, जैसे कि लाख का उद्योग है ना, हर्रा वगैरह, हर्रा बैडा आंवला, इनके जो उनसे संबंधित जो कैंडी वगैरह बनती हैं या चूर्ण बनते हैं वो सारे इससे संबंधित होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। और चौथा जो है प्रदूषण रोकने में सहायक, तो आप सभी जानते हैं कि वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, जिससे प्रदूषण रोकने में वो सहायता करते हैं, है ना। और वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं, जब वन होते हैं तभी वर्षा आमंत्रित होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे, मैंने कहा कि मृदा को संरक्षित करते हैं, उसकी जड़ें रोक लेते हैं, जब वर्षा आती है तो बहने नहीं देते उसकी उपजाऊ मिट्टी को, तो बहुत सारे लाभ हैं। ये 5 मैंने आपके सामने लिखे, इसके अंदर की हेडिंग आप लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा 150 का लिखना है, क्योंकि ये 5 नंबर का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो इसमें आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 है वो ये भी 5 नंबर का है, ठीक है, 16 से 20 तक। और 17 में पूछा है भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं भाई हमारे यहाँ। गहरी नागरिकता है ना, कठोरता और नमनीयता का मिश्रण है, और संघात्मकता है, बहुत सारी चीजें हमारे उसकी, है ना। चलो, तो 5 लिखनी है तो 5 भी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार। 17 का उत्तर भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं सिर्फ हेडिंग ही डाल रही हूँ, आपको अंदर की बातें बताती रहूँगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे भारत में, जो कि संविधान में वर्णित है। और तीसरा जो है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। और उसके अलावा चौथा जो है वो है कठोरता व नमनीयता का मिश्रण, ठीक है।
और उसके अलावा पांचवी जो है वो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, तो इसमें थोड़ा सा देखें, इसको सबको मैं बताती जाती हूँ आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक व विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। यानी जो भारत का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, संप्रभु है। वो किसी के आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि सभी लोग जो देश के अंदर हैं वो उसके आदेशों का पालन करते हैं। ये संप्रभुता का अर्थ होता है और ये किसी देश के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। राष्ट्र तभी होता है, राज्य के आवश्यक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संप्रभुता है। ठीक है। दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक का अर्थ होता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ भारत की संघात्मक व्यवस्था और अन्य देशों की संघात्मक व्यवस्था में अंतर है। जैसे कि संघात्मक शासन की स्थापना में जो है केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया गया, यानी केंद्र के नियंत्रण में सभी राज्य हैं। जैसे कि हमारे अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सभी केंद्र के अधीन हैं, केंद्र के नीचे हैं, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र में इंडिविजुअल हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर शासन करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राष्ट्रपति है वो प्रशासक नियुक्त करता है, एज ए गवर्नर नियुक्त करता है, और वो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। ठीक है। तो वो अपने अंदर आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र के साथ सारे ऑर्डर जो होते हैं वो सब नियंत्रण में रहते हैं। तीसरा जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, और इसके लिए अगर संसद भी आड़े आती है, यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका अगर इस संविधान की व्याख्या में, अधिकार की रक्षा में रोड़ा अटकाती है, तो न्यायपालिका उनको भी उस दायरे में ला सकती है, दंड के दायरे में, है ना। हमने सुना है कितने सारे ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर थे या रहते हुए या बाद में उनको जो है सजा हुई। तो ये न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। उसके बाद है कठोरता व नमनीयता का मिश्रण। इसका अर्थ होता है कि कठोरता वहाँ है कि संविधान का कुछ भाग है, जैसे मूल ढांचा है, उसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, है ना। विशेष संविधान संशोधन की उसमें आवश्यकता होती है, तो वो कठिन प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसा भाग है जिसमें आसानी से परिवर्तन, सामान्य कानून की तरह उसमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, ये सब चीजें। ठीक है। तो इसी तरह कठोरता और नमनीयता का मिश्रण इसलिए कहते हैं कि उसका कुछ भाग तो बहुत कठोर है, जिसमें परिवर्तन बहुत दुरूह प्रणाली के द्वारा होता है, प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन कुछ भाग बहुत सरल तरीके से उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। जो पांचवा है वो है इकहरी नागरिकता, यानी संघात्मक शासन की ये विशेषताएं हैं कि जो नागरिक है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है, यानी व्यक्ति एक तो अपने उस राज्य का जिसका वो निवासी है उसका नागरिक होता है, और एक उस संघ का जिसका वो नागरिक है। जैसे कि हमारा भारत है, तो हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो हमें मध्य प्रदेश की अलग नागरिकता होगी और भारत की अलग। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संघात्मकता होते हुए भी एकात्मकता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग नहीं है। तो ये विशेषताएं हैं, और इन सबको आप लिखेंगे तो 150 से भी ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं, अच्छे से लिखेंगे तो और आगे इसके लेकर आऊँगी जल्दी। हम इसको कंप्लीट करेंगे, रिवीजन टेस्ट वाली सीरीज जो चल रही है इसको कंप्लीट करा के आपका आगे का कोर्स फिर कंप्लीट कराऊंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी सीरीज, कई बार ऐसा होता है हम नहीं भेज पाते, आप तक शेयर नहीं कर पाते, या आपके टीचर्स नहीं कर पाते, किसी कारण छूट जाता है, तो क्रम से जो चीज़ें आपको मिलेंगी तभी समझ में आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे साल आपको जो क्वेश्चन आंसर वाली श्रृंखला चलेगी अभी, और मैं सारे प्रश्न उसके कराऊंगी, तो आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।